नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोनिया गांधी को शेरनी कहा, बताया कि वे डरती नहीं। खुद सोनिया गांधी ने भी यही बात कही। कांग्रेस का हर नेता कह रहा है कि सरकार फटाफट जांच कराए और अगस्ता हेलीकॉप्टर सौदे की दलाली लेने वालों का पर्दाफाश करे। लेकिन मामला अकेला हेलीकॉप्टर सौदे का नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस है, रॉबर्ट वाड्रा की जमीन सौदे है, कोयला खानों का आवंटन है, पी चिदम्बरम, वीरभद्र सिंह आदि नेताओं के मामले हैं। मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी चौतरफा गिरते दिख रहे हैं। उधर अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी की मांग करके अलग धड़कन बढ़ाई है। सचमुच सोनिया गांधी और उनका परिवार इस समय विकट निज संकट में है। समझ आया होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कमान वाली भाजपा एकदम अलग है। वाजपेयी आडवाणी के वक्त वाला परस्पर सद्भाव संभव नहीं है। राज्यसभा, लोकसभा, चुनाव सभा और टीवी बहस में सोनिया गांधी अहमद पटेल पर जैसे हमले हुए, उनसे शक की सुई उन पर फिक्स कर दी गई है। इनसे जनता में जो धारणा या परसेप्शन बना है या बनेगा, उसका कांग्रेस क्या हल निकालेगी। अगस्ता में इटली की हाईकोर्ट का यह पुष्ट निष्कर्ष है कि भारत में दलाली दी गई। कोई 360 करोड़ रुपए की दलाली बटी। अपने आप में यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। उस नाते जांच किधर भी मुड़े, दो गवाह भी आ गए तो जवाब क्या होगा? आम जनता में उनसे क्या मैसेज बनेगा? बोफोर्स में सिर्फ हल्ला था, फिर भी कांग्रेस को भारी सियासी नुकसान हुआ। इस दफा रिश्वत की हकीकत तो प्रमाणित है। इसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल जिस तरफ बहस ले जा रहे हैं, उससे सोनिया गांधी के लिए खतरे की घंटी चौतरफा है। तभी सवाल है कि सोनिया गांधी इस सियासी सुनामी के आगे अपने आप को कैसे तैयार कर रही होगी। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। अगला एक महीना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले महीने के दूसरे हफ्ते में भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अध्यक्ष पद पर मुहर लगाने के लिए हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद ये पहली बैठक है। कहा जा रहा है कि उससे पहले वे अपनी टीम में फेरबदल करेंगे। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों के अहम चुनावों के लिहाज से कुछ नए पदाधिकारी बनाए जाएंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी बदलाव होगा। जानकार सूत्रों के मुताबिक जून के पहले हफ्ते तक संगठन में फेरबदल होना है। संगठन में बदलाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम में फेरबदल कर सकते हैं। सरकार में बदलाव को लेकर दो तरह की चर्चाएं हैं। एक चर्चा ये है कि 26 मई को सरकार की दूसरी सालगिरह से पहले ही नए मंत्रियों को शपथ दिला दी जाएगी और कुछ मंत्रियों को सरकार से अलग कर दिया जाएगा ताकि अमित शाह उन्हें अपने संगठन में ले सके। लेकिन कुछ जानकार नेताओं का ये भी कहना है कि सालगिरह के बाद सरकार में बदलाव होगा। असल में 19 मई को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने हैं और 21 मई को प्रधानमंत्री मोदी ईरान के दौरे पर जा रही हैं। वहां से लौटने पर सरकार के 2 साल के जश्न की तैयारी चरम पर होगी। इन सब के बीच मंत्रिमंडल में फेरबदल थोड़ा हड़बड़ी वाला हो जाएगा। हालांकि पार्टी के सांसदों को नतीजे के दिन दिल्ली में रहने को कहा गया है, इसलिए सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी स्थिति है। पार्टी के पास न दिग्गज नेता है, न अच्छे वक्ता है और न पर्याप्त संख्या में सहयोगी है। इसलिए एक के बाद एक संसद सत्र में कांग्रेस लोकसभा में पिट रही है। अगस्ता वेस्टलैंड सौदे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाषण दिया, लेकिन हिंदी में वे अपनी बात कायदे से नहीं कह पाए। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि बीच कार्यकाल में लोकसभा में तो कांग्रेस की संख्या नहीं बढ़ सकती है और न राज्यसभा की तरह अच्छे वक्ताओं को लाया जा सकता है। इसलिए उसे सहयोगी पार्टियों की जरूरत है जो सरकार के खिलाफ उसकी मदद करे। चुनावी मजबूरी में कांग्रेस ने लोकसभा की 3 सबसे बड़ी पार्टियों अन्ना डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल को विरोधी बनाया है। इसका फायदा भाजपा को मिल रहा है। असल में कांग्रेस के सारे दिग्गज और अच्छे वक्ता राज्यसभा में हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिनका मन कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी में अटका है। उपनेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को बनाया गया था, जो पंजाब में पार्टी को चुनाव लड़ाने चले गए हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा में पार्टी की कमान ही नहीं दिखती है। मुख्य सचेतक के नाते ले देकर
ज्योतिरादित्य सिंधिया भागदौड़ संभाल रहे हैं। तभी कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि अगले 3 साल अगर भाजपा को जवाब देना है तो लोकसभा में एक दबंग उप नेता बनाना होगा और कुछ भाजपा विरोधी पार्टियों के साथ सहयोग बढ़ाना होगा ताकि सदन में सरकार को घेरा जा सके। उत्तर प्रदेश में इस साल राज्यसभा की 11 सीटें खाली हो रही हैं। इसमें से 7 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी को 2 सीट मिलेगी और कांग्रेस व भाजपा को एक सीट से संतोष करना है। सपा को छोड़कर बाकी तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम तय हैं। माना जा रहा है कि बसपा से सतीश चंद्र मिश्र और अम्बेठ राजन फिर से राज्यसभा में आएंगे। सतीश मिश्र मायावती के सबसे करीबी सलाहकार हैं, तो राजन पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। इसी तरह भाजपा की टिकट पर मुख्तार अब्बास नकवी का फिर से चुना जाना तय है। कांग्रेस की ओर से भी रिटायर हो रहे सतीश शर्मा के नाम पर सहमति बन गई है। हालांकि उन्हें जीतने के लिए 4 वोट का जुगाड़ करना होगा। रालोद, पीस पार्टी या निर्दलीय विधायकों में से किसी की मदद से जीतेंगे। असली जोड़ तोड़ समाजवादी पार्टी में है। उसकी 7 सीटों के लिए देश भर के लोग लॉबिंग में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि मीडिया के कई दिग्गज और चैनल मालिक अपने जुगाड़ में हैं। सपा से सांसद रहे और मुलायम सिंह के दिल में रहने वाले अमर सिंह को भी राज्यसभा में भेजे जाने की चर्चा है। यह खबर भी है कि मशहूर फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। राज्यपाल राम नाईक ने जिन नामों को विधान परिषद में मनोनीत करने से मना कर दिया था, उनमें से भी कुछ नाम राज्यसभा में जा सकते हैं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कई दिन से चल रहे विवाद को अपनी तरफ से खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पेश की। पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी की बीए और एमए की डिग्री पेश की। इस डिग्री के मुताबिक प्रधानमंत्री ने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पास किया है। डिग्री के साथ साथ पार्टी ने उनका अंक पत्र भी पेश किया है। वे तृतीय श्रेणी से बीए पास हुए हैं। इसके बाद उन्होंने 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए पास किया है। डिग्री के मुताबिक मोदी ने बाहरी छात्र के तौर पर प्रथम श्रेणी में एमए पास किया है। गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एमएन पटेल ने पहले ही इस डिग्री के बारे में सार्वजनिक बयान दे दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्री पेश करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। अमित शाह ने प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी होने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी डिग्री के बारे में केजरीवाल ने जगह जगह झूठ बोला और इसके लिए इन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जेटली ने केजरीवाल को निशाना बनाते हुए कहा कि सुशासन की बजाय सनसनी की राजनीति कर रही है और उन्होंने सार्वजनिक बहस का स्तर गिरा दिया है। जेटली ने कहा कि केजरीवाल ने मोदी पर झूठे आरोप लगा करके दुनिया के सामने देश की मानहानि की है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ी है। दोनों नेताओं ने ये भी पूछा कि किस सूचना के आधार पर केजरीवाल ने मोदी की डिग्री पर सवाल उठाया था। दोनों नेताओं ने कांग्रेस और जदयू पर भी निशाना साधा। हालांकि जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि डिग्री की राजनीति में उनका भरोसा नहीं है। डिग्री बहुत ही निजी मुद्दा है। भाजपा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पेश किए जाने के कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि भाजपा की ओर से पेश की गई डिग्रियां फर्जी हैं। आपके नेता आशुतोष ने कहा कि दोनों डिग्रियों में नाम अलग अलग लिखा हुआ है, जबकि नाम बदलने के लिए कानूनी प्रक्रिया होती है। उन्होंने डिग्रियों में कमी निकालते हुए कहा कि अंक पत्र 1977 का है, जबकि डिग्री में 1978 लिखा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि अंक पत्र में नाम नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी है, लेकिन डिग्री में नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा है। आशुतोष ने आरोप लगाया कि अमित शाह और अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए ये काम किया है। उन्होंने एक बार फिर ये दोहराया कि पीएम का कम पढ़ा लिखा होना कोई कमी नहीं है, लेकिन डिग्री में फर्जीवाड़ा एक गुनाह है। आपने एमए में एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम के विषय की पढ़ाई पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी ने आरोप खारिज करते हुए कहा कि इस नाम से विषय है और जो बाहरी छात्र एक विषय में एमए करता है उसकी डिग्री में ऐसा लिखा जाता है। विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर स्टिंग ऑपरेशन के मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन की सीडी में खुद मौजूद होने की बात मानी है। इस सिलसिले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने आज उनको तलब किया था, लेकिन वे आज पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय में हाजिर नहीं हुए। उनके मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कुमार ने बताया कि रावत ने दिल्ली आने जाने के लिए विमान की टिकट बुक कराई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस योजना को रद्द कर दिया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कल रावत को अपनी सरकार का बहुमत साबित करना है और उससे पहले आज पार्टी विधायक दल की बैठक होने वाली थी, इसलिए वे पूछताछ के लिए दिल्ली नहीं गए।
उत्तराखंड में कल होने वाले शक्ति परीक्षण में कांग्रेस के 9 बागी विधायक हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ओर से दायर याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले आज दिन में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी बागी विधायकों की याचिका खारिज की थी। बागी विधायकों ने स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल की ओर से अपने को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दी थी। हाईकोर्ट ने शनिवार को इस याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रखा था। आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और बागी विधायकों को राहत नहीं दी। इसके बाद बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बागी विधायकों को वोट डालने से मना कर दिया था। इस फैसले से कांग्रेस नेतृत्व को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। मनमोहन सरकार भ्रष्टाचार की बदनामियों से बर्बाद हुई। उसी से जनता में ऐसा भारी गुस्सा बना कि कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। मगर तब सोनिया गांधी बदनामी के घेरे में नहीं थी। आज पूरा हाईकमान बदनामी के दायरे में है और सत्ता से बाहर है। तभी निज तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा पर संकट भारी है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले का एक हैरान करने वाला और दिलचस्प पहलू यह है कि कांग्रेस बैकफुट पर नहीं है। सीधे पार्टी आलाकमान यानी सोनिया गांधी और उनके राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर आरोप लगे हैं, लेकिन पार्टी बचाव के बजाय आक्रामक है। कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार चुनौती दे रहे हैं कि आप सरकार में हैं, आप जांच कराइए और दोषियों को सजा दीजिए। कांग्रेस की यह चुनौती इस बात का संकेत है कि कुछ न कुछ ऐसा है जिससे कांग्रेस नेताओं को भरोसा है कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। यह इस बात से भी जाहिर हुआ है कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 4 मई को राज्यसभा में और 6 मई को लोकसभा में इस मसले पर जवाब दिया। दावा किया जा रहा था कि वे कोई बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। इस बात की इतनी हाइप बनी थी कि खुद सोनिया गांधी ने कहा कि वे हर खुलासे का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि पर्रिकर ने कुछ खुलासा करने के बजाय कहा कि देश जानना चाहता है कि रिश्वत किसने ली। तभी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने उनके इस बयान पर कहा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बहरहाल रक्षा मंत्री ने कहा हुआ है कि वे इस मसले को बोफोर्स जैसा नहीं बनने देंगे, यानी सरकार इसमें जांच कराएगी और किसी तार्किक नतीजे पर पहुंचेगी। तार्किक नतीजा यह है कि जब रिश्वत देना प्रमाणित हो गया है तो रिश्वत लेना भी प्रमाणित हो और लेने वाले के नाम सार्वजनिक करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। लेकिन सवाल है कि क्या भारत सरकार और उनकी जांच एजेंसियां मामले को उस मुकाम तक ले जाएंगी? यह सवाल इसलिए उठा है कि भारत की जांच एजेंसियों का इतिहास रहा है कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं करती हैं। दूसरे, यह मामला जांच शुरू होने से पहले ही राजनीतिक रूप ले चुका है, इसलिए कोई भी काम राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखकर किया जाएगा। भारत में न भ्रष्टाचार का मामला नया है और न भ्रष्टाचार में फंसे नेताओं की जीत हार नहीं है। इसलिए भाजपा और केंद्र सरकार कोई काम ऐसा नहीं होने देगी जिससे कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के प्रति सहानुभूति पैदा हो। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने जयप्रकाश नारायण के सुझावों की अनदेखी करके इंदिरा गांधी के खिलाफ कार्रवाई की थी और उसका नतीजा यह निकला कि उनके प्रति पूरे देश में सहानुभूति हो गई और 2.5 साल के बाद ही वे सत्ता में वापस आ गई। कांग्रेस में इस तरह की सहानुभूति की संभावना देखी जा रही है। तभी पार्टी के नेताओं ने उत्तराखंड के बहाने 6 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और संसद की ओर मार्च किया। इसके जरिए देश के लोगों को मैसेज दिया गया कि सरकार कांग्रेस पार्टी को परेशान कर रही है। दूसरी ओर सरकार यह धारणा बनवाने में लगी है कि पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है। ध्यान रहे, यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के हल्ले ने ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और देश में नरेंद्र मोदी के नाम की हवा बनाई थी। अगर कांग्रेस के भ्रष्ट होने की बात का हल्ला चलता रहता है तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। लेकिन कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भले मोदी सरकार में आए हैं, लेकिन अगला चुनाव उनको अपनी उपलब्धियों पर लड़ना होगा। तभी कांग्रेस ज्यादा आक्रामक दिख रही है। नए सबूत आने के बाद क्या होगा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी कांग्रेस बैकफुट पर नहीं आ रही है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद सोनिया गांधी के संकट पर चर्चा करेंगे। जनता में राजनीतिक विचार वही बनता है जो दिलो दिमाग में छोटी छोटी धारणा के नाते बैठा हुआ होता है। तभी नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा में इटली में रिश्तेदार, इटली की कोर्ट का हवाला दिया। इसलिए सोनिया गांधी को चिंता होगी कि लोगों में उनको लेकर जो राय बनवाई जा रही है उसको वे कैसे काटे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव है। संजीव जी,
एक तरफ भाजपा मोदी सरकार और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, इस दोनों की घेरेबंदी में सोनिया गांधी और कांग्रेस हाईकमान क्या बुरी तरह फंस नहीं गए? किस तरह इनके संकट को आप देखते हैं? देखिए, जो अब तक हम देखते थे कि प्रदेशों में होता है, करुणानिधि बनाम जयललिता, जगन रेड्डी बनाम चंद्रबाबू नायडू या मुलायम सिंह बनाम मायावती, की किसी भी सीमा तक जाते थे, लेकिन वहां भी हमने देखा कि फाइनली जाके कुछ सीमाएं तय हो गई थी हर राज्य में, क्योंकि हर 5 साल में बदल जाते थे। लेकिन दिल्ली में जो इस बार हो रहा है, राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह के पाले बने, इस तरह की रेखाएं खींचे और इतना मतलब व्यक्तिगत द्वेष की भावना से राजनीति हो रही है दोनों तरफ से। हमने जब मोदी जी विपक्ष में थे तब देखते थे कांग्रेस क्या जिस तरह का उनकी तरफ रवैया रहता था, लेकिन ये सरकार जब से आई है ये शायद ज्यादा सुनियोजित ढंग से, ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से, उनका जैसे पॉलिटिकल एम है, जो नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो कांग्रेस मुक्त से ज्यादा कहीं ना कहीं जो इस समय बीजेपी की थिंक टैंक है उसका विचार गांधी परिवार मुक्त भारत से अधिक है। तो बड़ा संकट है। और अरविंद केजरीवाल तो देखिए, अरविंद केजरीवाल तो दोनों को निशाना बना रहा है। वो तो कह रहा है ये दोनों सिक्के के तो पहलू हैं। उसका लक्ष्य तो इस समय पंजाब का चुनाव है, वो अलग है, तो वो एक अलग खेल खेल रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पर कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी जितना कुछ है, उसमें लीडरशिप के स्तर पर भले अहमद पटेल हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या कांग्रेस कार्य समिति के नेता, ये सब किस तरह की मनोदशा में होंगे और क्या सोच रहे होंगे? ये किस तरह संकट को झेल रहे होंगे? देखिए, कांग्रेस तो जब से 44 सांसदों पे आई है और जो उसकी गद बनी है 2014 के चुनाव में, उसके बाद से एक दिमागी, वैचारिक, राजनीतिक दिवालियापन की पार्टी स्वयं को वापस सुनियोजित करके एक ऑर्गेनाइज तरीके से वापस खड़ी कैसे हो, इतना बड़ा राष्ट्रीय दल, और वो किस तरह से मतलब नहीं, वो तो खड़े होने गायब सा हो रहा है। नहीं, और वो अपने बीच बीच में करते हैं, लेकिन कोई एक संगठित प्रयास नहीं दिखता। और अगर प्रयास संगठित हो भी रहा है तो उसका नतीजा कोई संगठित ऑर्गेनाइज सा नहीं दिख रहा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसियों का भी विश्वास जम नहीं पा रहा। सोनिया गांधी निशाने पर है, प्रियंका गांधी इसलिए निशाने पे क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा निशाने पे है हर जगह। तो कांग्रेस को इस समय एक अलग सी नेतृत्व विहीनता है इस वक्त। नहीं, लेकिन कांग्रेस में क्या ये आत्मविश्वास नहीं कि ये जितना दबाव बनेगा उतनी सहानुभूति बनेगी, या वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता? कांग्रेस में भी तो कुछ तो सोचा जा रहा होगा। कांग्रेस में अंदरूनी सोच की बात है तो 2-3 जैसे एसोसिएटेड जर्नल वाला केस है, यंग इंडिया वाला, नेशनल हेराल्ड वाला, उसमें तो कांग्रेस का नेतृत्व काफी इस बात से विश्वस्त है कि हाँ, 1-2 ऐसे बिंदु हैं जिसमें हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं लिया गया है, अल्टीमेटली कोई मुनाफा नहीं लिया गया है, और इतने बड़े बड़े कानूनविद हैं, उनको चिदम्बरम से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, कि उनको विश्वास है कानूनी लड़ाई में हम ये जीत जाएंगे यंग इंडिया के मुद्दे पे। ऑगस्टा वेस्टलैंड वाला जो किस्सा चल रहा है उसमें ज्यादा कानूनी लड़ाई से ज्यादा जो उनको राजनीतिक हानि पहुंच रही है, और लगातार, और जिस तरह से मनोहर पर्रिकर का बयान आया कि बोफोर्स में हम जो नहीं कर पाए वो अगस्ता वेस्टलैंड में करके दिखा देंगे, और पैसा आया ही है, वो कहाँ गया है, एपी जैसा नाम उसके अंदर बीच में आता है, तो वो उनके लिए इस समय ज्यादा संकट है। लेकिन घूम फिर के हर चीज से निपट जाए पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, अगर उसकी पॉलिटिकल फॉर्च्यून सही दिशा में बढ़ रहे हो, वो चूंकि नहीं दिख रहे, वहां पे चूंकि एक वैक्यूम दिख रहा है। और तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना भी बोल दें कि शेरनी है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन 18 साल जो व्यक्ति कांग्रेस के इतिहास में कोई इतने लंबे समय अध्यक्ष नहीं रहा, सबको मालूम है। लेकिन ये तो जाता हुआ युग है, और जो आता है युग है राहुल गांधी का, उसमें लोगों का विश्वास नहीं जम रहा। वो पुरानी जितनी कांग्रेस की थिंक टैंक है वरिष्ठ नेताओं की, उसमें राहुल गांधी का विश्वास नहीं है, उनका राहुल में नहीं है। तो कांग्रेस एक बहुत ही दिशाहीन तरीके से अभी भी स्ट्रैटेजाइज कर रही है। देश में जो हम देखते आए, अनलेस कि आप भविष्य की राजनीति बिल्कुल विगत की राजनीति से अलग हो, सहानुभूति तो मिलती है। और अगर सोनिया गांधी इत्यादि जेल में जाते हैं तो उसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को तो नहीं मिल सकता, चाहे आप एक बार गांधी परिवार मुक्त भारत बना दें, लेकिन कांग्रेस में फिर उसका कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। वहां पे जरूर घायल शेरनी या घायल शेर या घायल बाघ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। मुझे भी लगता नहीं है कि नहीं, लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी मुझे ज्यादा ये लगती है कि इनको इतना कॉर्नर करके रखो, इनको इतना उलझा के रखो अपने मसलों में, और जनता की नजर में इनको इतना डिस्क्रेडिट करके रखो कि कम से कम एक प्रमुख राष्ट्रीय विकल्प की तो वो मतलब वो विध्वस्त करके रख दें,
और क्षेत्रीय दलों से निपटते रहेंगे जैसे जैसे 2019 आएगा। नहीं नहीं, लेकिन आपने जो एक वाक्य बीच में कहा कि मनोहर पर्रिकर ने भी कहा कि इसको हम बोफर्स जैसा नहीं होने देंगे और इसको लेकर जो है उसमें तो ये कॉर्नर रखने वाली बात फिर नहीं बनती है। नहीं, फिर तो ये कि बहुत आर पार वाली लड़ाई हो रही है। मुझे नहीं लगता कि मनोहर पर्रिकर का स्टेटमेंट इतना सुनियोजित होगा। वो तो देखिए ताब में आके कही हुई बात भी हो सकती है, और एक ये भी हो सकता है कि बोफोर्स को हम लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं ले पाए, इसको लेके आएंगे। इस देश में जिस तरह की कानून व्यवस्था है, जहां चीफ जस्टिस आंसू बहाते हैं कि जज नहीं है और काम नहीं, तो वहां पे आप जिस भी स्थिति में हो, सोनिया गांधी या राहुल गांधी या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को एक केसेस निपटा के और जेल में पहुंचा पाए अगले 3 साल में, इतना आसान भी नहीं है, प्रयास जितना भी हो। मेरे ख्याल से फिर भी प्रयास ज्यादा यही होगा, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छी तरह राजनीति समझते हैं। वो तो खुद पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है कि भाई आप मुझे किसी भी और चीज के लिए ब्लेम करिए, लेकिन पॉलिटिक्स में तो मैं मास्टर हूं ना। तो वो भी जानते हैं कि लाभ इनको जेल से बाहर रख के इनकी बखिया उधेड़ने में ज्यादा है, न कि जेल में बंद करके इनके लिए कोई सहानुभूति पैदा करने में। उस नाते फिर ये माना जाए कि कांग्रेस में भी एक भरोसा है या एक अंत परिणाम को लेकर निश्चिंतता, इसलिए घबराहट नहीं होगी। कांग्रेस में जो भरोसा है वो तो उसी तरह से है कि आईसीयू में जो पेशेंट होता है उसके भी आसपास अटेंडेंट्स और पेशेंट को कहीं ना कहीं कोई उम्मीद होती है कि मैं किसी तरह से यहां से निकल के फिर जनरल वार्ड में और फिर घर चले जाऊंगा, लेकिन ज्यादातर वहां से रास्ता दूसरी तरफ जाता है। तो कांग्रेस की स्थिति तो वो है, कांग्रेस तो वैसे भगवान भरोसे चल रही है जी। और वही मतलब उसमें कोई न तो उनकी तरफ से तैयारी है न घबराहट है, जो है घबराहट है, तैयारी भी ऐसी है अधकचरी सी, मतलब कोई सुनियोजित, क्योंकि कांग्रेस में प्राण ही नहीं है इस समय। उनको ये लगता ही नहीं है कि उनकी वापसी हो रही है। तो जो पिटी हुई सेना होती है, पिटी हुई सेना के सेनापति और पिटी हुई सेना के सिपाहीसलार, वैसी दशा है कांग्रेस की। जी संजीव जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।